लॉकडाउन के बाद जामितुल मदीना में आए हुए 1-2 दिन ही हुआ होता है कि हमारे दिल के समुद्र में एक जोरदार सुनामी आता है। इसकी लहरों ने हमारे साहिल को तबाह बर्बाद कर दिया और हमने एक बार फिर आज़्म मुसम्मम कर लिया यहाँ से कहीं जाने का। जाने और न जाने के बारे में हमने इतना सोचा, इतना तो हम पढ़ाई के बारे में भी नहीं सोचते। खैर ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद जामितुल मदीना में आना हुआ था। यूँ तो हमें कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जामितुल मदीना में स्टूडेंट्स की गैर मौजूदगी और खामोशी ने हमारे दिल को बेचैन कर रखा था। सफर का आगाज होता है अब, लेकिन रुको रुको, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो मैंने काफी लेट बनाया। इसकी वजह यह है कि मुझे ये वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए माफ करें और वीडियो में शामिल हो जाए। एक लंबे सफर के बाद हम पहुंचते हैं अजमेर शरीफ और ये लंबा सफर होता है 3 दिन का। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि नेपालगंज से अजमेर शरीफ की दूरी तो 1000 किलोमीटर है तकरीबन, और 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में मैक्सिमम 1 से 1.5 दिन लगते हैं। फिर ये 3 दिन कैसा? फिर से एक बार रुको रुको रुको, मैं आपको लिए चलता हूँ फ्लैशबैक में। दरगाह शरीफ के गेट पर पहुँच गए हैं। ये पीछे गेट है ये यहाँ का। इस वक्त हम ताजमहल के पास है, ताजमहल के हिसार में है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ताजमहल वो चीज है, वो पुरकशिश चीज है जहाँ पर बूढ़े भी नौजवान हुए जा रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके के पोज दिए। बस अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि 3 दिन लगने की वजह समझ आ गई होगी। एक बात याद रखो कि जब भी किसी मुकद्दस मकाम पर जाओ तो खूब रिलैक्स और फ्रेश होकर जाओ, ताकि सुकून से ज़ियारत, फातिहा और अपने दिल की बात कर सको। और हमने ऐसा ही किया, क्योंकि हम रात में पहुंचे थे, इसलिए हमने सबसे पहले रूम, खाना और आराम करना बेहतर समझा। और उससे भी बड़ी खुशकिस्मती हमारी ये थी कि हमारे रूम में ऐसी जगह मिला जिसकी खिड़कियां खुलते ही जगमगाता, टिमटिमाता हसीन गुंबद नजर आता। बस फिर क्या था, हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और रात देर तक बार बार गुंबद और उसके अतराफ के मनासिर को देख देख अपनी आंखों को ठंडा करते रहे। रात जैसे तैसे गुजारी और सुबह फिर खिड़की खोलकर ज़ियारत कर ली। ओ भाई, इतनी ज़ियारत की कि ज़ियारत भी हैरान हो गई। अब बारी थी कि हम करीब से ज़ियारत करें। हमने एक मीठी सी चीज लिया और उस ओर बढ़ जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और उस मीठी सी चीज को मीठी के साथ साथ बाबरकत भी बना देते हैं। इसके बाद हमने अलग अलग जगह से फोटोज क्लिक किया। आखिर में डेक की ओर बढ़ते हैं और मैंने वहां देखा महिला, पुरुष और बालक डेक के अंदर की चीजों को घूर घूर कर देख रहे हैं। बस फिर क्या था, मैं भी वहां शामिल हो गया और चीजों को गौर से देखना शुरू कर दिया। मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा, मेरे ख्वाजा है सरापा, ये मिसले ज़ाते हुसैन। ये है 2.5 दिन का चोपड़ा जिसको देखकर खुल जाता है हमारा खोपड़ा, क्योंकि हमने इमेजिन किया था कुछ ऐसा और निकला ऐसा मजबूत पत्थरों वाला। फिर हमने भी उसकी दीवारों को शाबाशी दी और उस इमारत पर लिखी हुई इबारत को पढ़ने की कोशिश करने लगे। तभी ख्याल आता है कि एक जरूरी काम तो रह ही गया, और वो ये कि तारागढ़ पहाड़ पर चढ़ना है। हिंद के ताजदार है ख्वाजा, और फिर हम एक तरफ खड़े होकर तारागढ़ पहाड़ को देखने लगते हैं, क्योंकि अगला हदफ हमारा तारागढ़ पहाड़ था। सूरज उरूजे बाला पर था और उसकी तेजी हमारे कमजोर शरीर को और भी कमजोर कर रही थी। खैर खैर खैर, उसकी तेजी हमारे जिस्म को तो कमजोर कर सकती थी, इरादों को नहीं, क्योंकि हमारे इरादे मजबूत थे। चढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। चलते चलते कुछ ही दूर पहुंचते कि एक औरत हील्स की वजह से गिर जाती है। बस फिर क्या था, जोर जोर से हंसी आना ही चाह रही थी कि ये कौल हमारे सामने आ गया, मन ज़हका ज़ुहिक है, जो किसी पर हंसता है उस पर भी हंसा जाता है। बहरकैफ आगे बढ़ते हैं। ऊंचे पहाड़ हमारे पैरों को लाजवाब करना चाहते थे, मगर हमने भी अपने हथियारों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चढ़ रहे हैं तारागढ़ पहाड़ पर। मेहनत तो ठीक ठाक थी, कुछ दूर तक लगी, लेकिन अब अल्लाह के करम से ठीक जा रहे हैं। अब उतनी थकावट नहीं हो रही है। पीछे जयलानी है, रास्ते थोड़ा सही है। करामत
आगे हम चलते हैं और पहुंचते हैं उस पत्थर के पास जिसको जादूगर ने अपने जादू से मीरा सैयद हुसैन मशहदी रहमतुल्लाहि अलैह पर हमले के लिए चलाया था। और आप रहमतुल्लाहि अलैह ने अल्लाह की मदद से उस पत्थर को अपनी उंगलियों और चाबुक और घोड़े ने अपनी टॉप से रोका था, जिसके निशानात अभी भी मौजूद है। कहा जाता है कि आज तक पूरी तरह से जमीन से टच नहीं है। हम उसकी ज़ियारत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पहाड़ के टॉप पर पहुंचकर पूरे अजमेर को अपनी आंखों में समाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आंखों को करार ही नहीं आया। शायद जिंदगी में पहली बार इतनी ऊंचाइयों पर गया था। कभी प्यारे से गुंबद को देखता तो कभी 2.5 दिन के झोपड़े को तो कभी पहाड़ों को। इन सबको देखते देखते अचानक हमारी नजरें एक जगह ठहर जाती हैं। अब हमारे सामने अना सागर था। वो अना सागर जिसको आज से तकरीबन 10 साल पहले देखा था तो समुंदर जैसा मंजर पेश कर रहा था, और आज इस पहाड़ की ऊंचाइयों ने उसकी साइज को छोटा कर दिया। जबरदस्त मंजर पेश कर रहा था। हिंद के ताजदार है ख्वाजा। अब हम ऐसी जगह पहुंचते हैं जिनकी गलियों ने हमें ये एहसास होने ही नहीं दिया कि हम किसी पहाड़ पर हैं। हर तरफ दुकानें, होटल्स, बाइक्स मौजूद थी। माशाल्लाह इस वक्त देख रहे हैं हम लोग पहाड़ पर, तारागढ़ पहाड़ पे हैं, लेकिन जी ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहाड़ पर चढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर दुकानें सारी, इतनी सारी दुकानें लगी हुई, गली बनी हुई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये पहाड़ है। पत्थर को उंगलियों से रोकने वाले सैयद मीरा हुसैन मशहद रहमतुल्लाहि अलैह की मज़ार पुर अनवार की ओर बढ़ते हैं तो मज़ार के गेट के पास एक और छोटी सी डेग नजर आती है। यहाँ पर भी महिला, पुरुष, बालक अपना काम कर रहे थे। आगे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या किया। कौन मत डालना। यहाँ पर भी डेग है, छोटी डेग है ये। पीछे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार के पास बड़ी डेग थी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी डेग। हम नीचे जा रहे हैं यार, नीचे ही उतर जाए, हमें पता भी नहीं चला हमें। खैर खैर खैर, हम अंदर जाकर फातिहा पढ़ते हैं और दूसरे गेट से होते हुए बाहर की ओर निकलते हैं कि सामने बहुत सारी कब्रें नजर आती हैं जिनके बारे में हम बात करने लगते हैं। तभी खादिमों का छूटा हुआ एक नन्हा सिपाही जिसके चेहरे से गरीबी और परेशानी झलक रही थी, रोबदार आवाज से बोलते हुए हमारी ओर बढ़ता है और कहता है, क्या बता रहे हो, क्या बोल रहे हो। हमने कहा कि इन कब्रों के बारे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तब कहीं थोड़ा सुकून में आता है और कहता है, मैंने भी एक चैनल बनाया है, सब्सक्राइब कर दो। तो मुझे अंदर ही अंदर हंसी आई कि अच्छा तो ये मसला है। हिंद के ताजदार है ख्वाजा।